Good morning all of you. Myself Deepa Nirmal, TGT English from राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तरहटी मूरा वाशापुर जौनपुर। डिस्कस किया था कि वर्ब्स क्या होती हैं। तो वर्ब्स उसमें हमने डिस्कस करके ये पाया था कि वर्ब्स होती हैं जो हमें एक्शन बताएं या पोजीशन होना बताएं या कंडीशन के बारे में बताएं या फिर वो स्पीकर के बारे में कुछ बताएं। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट, इसमें गोइंग जो है वो क्या है, वो वर्ब है। तो इसी तरीके से हंसना, रोना, खाना, पीना, नहाना, ये सब क्या हैं, ये सब वर्ब्स होती हैं। फिर इसके बाद हमने इसको आगे डिस्कस किया था इसके टाइप्स को। तो इसके टाइप्स में जो है एक मेन वर्ब होती है और एक होती है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब, फुल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। और जो ये मेन वर्ब होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, जो कि उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है। और दूसरी जो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी कि इसमें कर्म की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे बात करते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं और इसके यूसेज के बारे में। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी, इसमें जो एम है वो क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है या आप कह लीजिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और वॉचिंग क्या है, इसमें मेन वर्ब है। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी। इसमें वॉज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और वॉचिंग क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आई विल वॉचिंग टीवी। इसमें विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और वॉचिंग क्या है, मेन वर्ब है। अब हमने पाया कि इसमें तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग अभिप्राय है कहने का। जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, इसमें जो बात कही गई है वो कही गई है प्रेजेंट के बारे में, यानी कि जो इस समय चल रहा है, यानी कि मैं टीवी इस समय देख रहा हूँ। सेकंड है आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी कि मैं टीवी देख रहा था, यानी इसमें बात कही गई है भूतकाल के बारे में। ठीक है। फिर थर्ड है आई विल वॉचिंग टीवी, इसमें बात कही गई है भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में, यानी कि मैं टीवी देखूंगा। तो हमने पाया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो हमें टेंस बनाने में, समय दर्शाने में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वो समय दर्शाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें हेल्प करती हैं टेंस बनाने में। ठीक है। आगे चलते हैं, ही ईट्स अ मैंगो। ये जो सेंटेंस कह रहा है कि वह एक आम खाता है, जबकि जब हम ये यहाँ पर आया है एज ए एक्टिव वॉइस। जब हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस तो इसका जो सब्जेक्ट है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। और जो वर्ब होती है, ये यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाती है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, ए मैंगो इज ईटन बाई हिम, और इज यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। तो हमने ये पाया कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स हमें हेल्प करती हैं वॉइस बनाने में। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक आम उसके द्वारा खाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, इट मे रेन टुडे। इसमें जो मे है, मे जो मे, कैन, कुड, विल, शुड जैसे शब्द होते हैं उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो इसमें जो मैन है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है और जो रेन है वो यहाँ पर यूज़ हुई है मेन वर्ब की तरह। इसमें जो कहा गया है कि आज बारिश हो सकती है, यानी कि इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बताई गई है, संभावना को बताया गया है। इसमें स्पीकर के
स्पीकर का इंटेंशन बताया गया है, यानी कि इसमें मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि बारिश होगी या नहीं, बारिश हो सकती है। इसमें मूड को बताया गया, उसके मूड से अभिप्राय है मनस्थिति से या मनोदशा से। जो मूड शब्द है उसी से हमारा मॉडल शब्द बना है। तो इसमें पॉसिबिलिटी को बताया गया है कि इट मे रेन टुडे, कि बारिश आज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि मैं इस लिफ्ट को मैं इस बॉक्स को, इस संदूक को, इस बॉक्स को मैं उठा सकती हूँ। तो इसमें मेरी सक्षमता को बताया गया है, कैपेसिटी को बताया गया है। कैन जो है यहाँ कैपेसिटी दर्शाने के लिए आया है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई और लिफ्ट हुई हमारी मेन वर्ब। तो हमने ये पाया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मूड दर्शाने के लिए भी यूज़ होती हैं। मूड का मीनिंग वही है, मनोदशा या स्पीकर के इंटेंशन को बताना, मनस्थिति को बताना, मनोदशा को बताना। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमें मदद करती हैं, जो मेन वर्ब की मदद करती हैं टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में और मूड बनाने में। इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म, पहला टेंस, फॉर्म टेंस, वॉइस एंड मूड। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो इज़ यूज़ हुआ है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन इज़ क्या है, इज़ है हमारा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये यूज़ हुआ है मेन वर्ब की तरह यहाँ पर। दूसरा देख लें, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो इज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह और गोइंग क्या है हमारा मेन वर्ब। दूसरा देखें, आई हैव ए पेन, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पेन है। तो हैव यहाँ पर यूज़ हुआ है मेन वर्ब की तरह। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आई हैव ए पेन ये क्या है, मेन वर्ब। आई हैव डन इट, मैं इसे कर चुका हूँ, मैं इसे पूरा कर चुका हूँ। तो हैव यहाँ यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह और डन यूज़ हुआ है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह। तो हमने ये पाया कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह भी यूज़ होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये करना है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मस्ट जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और यूज़ हुआ है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, आगे देखें, वन शुड ओबे दी एल्डर्स, प्रत्येक को एल्डर्स का ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो ओबे है वो है मेन वर्ब। तो हम ये देखते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह ही एक्ट करती हैं, वो मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करती हैं। तो दे एक्ट ओनली एज ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नीड और डेयर। नीड और डेयर जो हैं वो सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरीज कही जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। ये दोनों नीड एंड डेयर मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख लें हम, आई नीड दिस पेन, मुझे ये इस पेन की आवश्यकता है।
तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, और यहाँ जो नीड है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। दूसरा, ही डेयर्स टू अपोज यू, यहाँ पर डेयर्स मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने पाया कि जो नीड और डेयर है वो मेन वर्ब की तरह यूज होती हैं। डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है टू बी, टू डू और टू हैव। ये इनकी फैमिली के हेड हैं और ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड और हैज़, हैव और हैड। तो बात करते हैं पहले इज़, आर, एम की। जो इज़, आर, एम है वो यूज़ किए जाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और जो इनका नेगेटिव फॉर्म होता है उसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इज़ नॉट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज़न्ट, आर नॉट या फिर आरंट, एम नॉट एज इट इज़। तो बात करते हैं इसकी कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी कि जो समय चल रहा है। तो इसकी जो हेल्पिंग टू बी की जो है वो फैमिली मेंबर्स वो है इज़, आर, एम। जब हम टेंस बनाते हैं तो इज़, आर, एम और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल कह रहा है ही इज़ ईटिंग ए पिज़्ज़ा। जब हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तब हम यूज़ करते हैं इज़ का। अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तब हम यूज़ करेंगे आर का, जैसे कि यू आर ईटिंग ए पिज़्ज़ा। यू की जगह अगर वी होगा तब भी हम आर का यूज़ करेंगे, और आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम का, आई एम ईटिंग ए पिज़्ज़ा। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तब हम यूज़ करेंगे इज़ नॉट का, ही इज़ नॉट ईटिंग ए पिज़्ज़ा। अगर यहाँ प्लूरल प्रोनाउन होता तो हम कहते यू आर नॉट ईटिंग ए पिज़्ज़ा। फिर आगे चलते हैं हम वाज और वर पर। तो वाज और वर पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म है, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है जो कि पास्ट में चल रहा था, अब नहीं चल रहा है लेकिन वो पास्ट में चल रहा था। तो उसमें वाज और वर लगाते हैं। वाज लगाते हैं वही सिंगुलर नाउन के साथ में, और प्लूरल नाउन के साथ में हम वर लगाते हैं, प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस के साथ में। तो ही वॉज ईटिंग ए पिज़्ज़ा। तो इसमें जो ये वाज है वो वही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और ईटिंग जो है मेन वर्ब है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता ना, यू होता तो यू वर नॉट ईटिंग ए पिज़्ज़ा, ये इस तरीके से होता। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे जो इसका फैमिली में यूज़ होता है वो फ्यूचर में यूज़ होता है। बी इसकी फैमिली का हेड है तो विल बी, और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और प्लस आईएनजी लगाते हैं। जैसे ही विल बी ईटिंग ए पिज़्ज़ा, यानी कि फ्यूचर में वह खा रहा होगा, वह पिज़्ज़ा खा रहा होगा। तो अगर सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ में हम विल बी का यूज़ करते हैं। आगे अगर बात करते हैं हम पैसिव की, इसका यूज़ पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे, पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनका यूज़ पैसिव वॉइस बनाने में भी किया जाता है। तो पैसिव वॉइस पे बनाते हैं जब हम इज़, आर, एम, इज़, इट, इज़ रहता है और फिर पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ए पिज़्ज़ा इज ईटन बाई हिम, ये हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि एक पिज़्ज़ा मेरे द्वारा खाया जाता, उसके द्वारा खाया जाता है।
फिर अगर पास्ट में इसका पैसिव बनाना होगा तो उसकी फॉर्म होती है वाज वर। अगर यहाँ नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो वर आता, और हालांकि यहाँ पर ये सिंगुलर है नाउन तो यहाँ पर वाज आया है। ए पिज़्ज़ा वाज ईटन बाई हिम। आगे चलते हैं। तो टू डू इसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट सिंपल में, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। डू डज का प्रयोग किया जाता है निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। उसमें सब्जेक्ट प्लस डजंट और डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि ही डज नॉट ईट ए पिज़्ज़ा। यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए हमने डज नॉट का यूज़ किया है। अगर यहाँ प्लूरल होता तो हम लिखते वी डू नॉट ईट ए पिज़्ज़ा। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम डू नॉट लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे। और इसका इंटेरोगेटिव बनाने में भी यूज़ किया जाता है डू डज का। तब हम डू डज को आगे लगाते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है और फिर हमारी वर्ब आती है। तो डज ही ईट ए पिज़्ज़ा फॉलोड बाई क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमें ज़रूर लगाना होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं टू डू की फैमिली के अदर मेंबर का, जिसका नाम है डिड। डिड का यूज़ पास्ट सिंपल में किया जाता है। पास्ट सिंपल जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, तब सभी के साथ हम डिडंट का यूज़ करते हैं, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तब हमारा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे रहती है, डिड ही ईट ए पिज़्ज़ा क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं। टू हैव के फैमिली मेम्बर्स की बात करते हैं। हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में। तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हैज़ या हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की। तो उसमें हम जब सिंगुलर हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है, तब हम हैज़ का यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अगर हमारा नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है तब हम हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर इसका जो यूज़ है हेड का, इसका यूज़ हम जब करते हैं नेगेटिव बनाने में तब हैज़ नॉट हो जाता है, हैज़ंट हो जाता है और हैवेंट हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही हैड ईटन ए पिज़्ज़ा। तो अगर यहाँ हमारा प्लूरल होता नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट, तब भी हम हैड का ही यूज़ करते, जैसे यू हैड ईटन ए पिज़्ज़ा। आगे चलते हैं। फिर इसका यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में भी किया जाता है। हैव इसकी फैमिली का हेड है, तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल हैव ईटन ए पिज़्ज़ा। आज का हमारा टॉपिक। वैसे तो टू बी और टू डू और टू हैव के बहुत ब्रॉड यूजेस हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए सेपरेटली टू बी, टू डू और टू हैव के वीडियोज़ अलग से सेपरेटली बनाऊँ। तब तक आगे जो हमारा वीडियो होगा वो मॉडल्स पर होगा। अगर मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में जरूर आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ।